स्वदेश विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और हमेशा की तरह एक खास ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम ऐसे मुद्दों को लेकर आते हैं जो सीधा सीधा आपसे सरोकार रखते हैं, आपकी जेब से सरोकार रखते हैं, आपकी पूंजी से सरोकार रखते हैं, या फिर मैं सीधे सीधे शब्दों में ये भी कह सकता हूं कि आपके सपनों से सरोकार रखते हैं। भारतीय बाजार हमेशा से अट्रैक्शन का कारण रहा है। यही बड़ी वजह रही है कि भारतीय बाजार के अंदर काफ़ी हद तक विदेशी निवेशक भी आते हैं। बाजार में पैसा लगाने के दो हिस्से, इक्विटी मार्केट्स के अंदर सीधा सीधा आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं तो जो कंपनियां आती हैं, दखल देती हैं, पैसा जुटाती हैं, उनको हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि आईपीओ। तो वो आईपीओ की अब झड़ी फिर से लगने जा रही है क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है वापस से। इसलिए हमने इस खास कार्यक्रम को चुना, सब्जेक्ट को चुना, और वो सब्जेक्ट हम आपके सामने लेके आए हैं, आईपीओ ही आईपीओ। जिनको बाजार के रोज के जोखिम से बचना है, सीधा सीधा शांति से पैसा लगा के बैठ जाना और उस पर अच्छे रिटर्न उनको मिल जाए, तो उनके लिए कार्यक्रम बेहद बेहद खास होने वाला है। क्योंकि भारत के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ एलआईसी की तारीख, उसका रेट आ चुका है। तो आईपीओ ही आईपीओ, ये हमारी खास पेशकश है जिसको हम शुरू करने जा रहे हैं। जब आईपीओ की बात होती है या फिर इस शेयर मार्केट में पैसा लगाने की बात होती है, तो आपके और मेरे मन में कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिसका जवाब हम ढूंढना चाहते हैं। इसलिए मेहमानों को अपने साथ जोड़ के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले वो सवाल क्या होंगे आपके मन में? पहला सवाल तो ये कि देश का सबसे बड़ा आईपीओ आ रहा है एलआईसी, तो क्या उसमें निवेश करें या नहीं करें? ये एक आम आदमी के सवाल है। पहला सवाल तो यही है। आज की चर्चा का विषय भी यही हो सकता है। आप कहीं भी किसी से भी मिलेंगे, आपका यार दोस्त अगर आपको फ़ोन भी करेगा, अगर आप थोड़ा भी बिजनेस के बारे में जानते हैं, इस मार्केट के बारे में जानते हैं, सबसे पहली बात ही यही पूछेगा कि मैं एलआईसी में पैसा लगाऊं ना लगाऊं। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या छोटे या लिमिटेड कारोबार वाली कंपनियों में पैसा लगाना ज़्यादा अच्छा है? क्योंकि अभी तक स्टडी से, ये ट्रैक रिकॉर्ड से ये समझ में आया है कि जिनका नीश सेगमेंट होता है, अपने कारोबार को बहुत अच्छे से चलाते हैं, बुक वैल्यू भी कम होती है, रेट अच्छे मिलते हैं और बाद में रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलता है। अदानी विल्मर उसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, जो हाल फिलहाल में अगर आप उसको देखना चाहें। तीसरा सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि आईपीओ का चुनाव करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखें? हम सिर्फ बार बार किसी से पूछते रहें या फिर खुद से भी अपने आप को चयन कर सकते हैं कि अपने हाथ में हम जगन्नाथ बन सकते हैं? तो ये आपके लिए तीसरा जो सवाल होगा, आज के दोनों मेहमान आपको बता देंगे कि जब आईपीओ का चुनाव किया जाए तो किन किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान में रखा जाए। चौथी इंपॉर्टेंट बात, अगर लंबी अवधि के लिए आपको निवेश करना हो आईपीओ के अंदर, तो क्या आप निवेशित रहें या आईपीओ में से लिस्टिंग गेन निकल जाए? ये सब्जेक्टिव मैटर भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव मैटर भी हो सकता है, लेकिन इसके पीछे का राज क्या है, कैसे कैलकुलेट करें, ये भी आपको बता देंगे। और एक और प्रॉब्लम जो आईपीओ में पैसा लगाते हैं उनके हमेशा से प्रॉब्लम रहती है कि अच्छे आईपीओ में शेयर नहीं मिलते और जिसमें शेयर मिल जाते हैं उसका आईपीओ अच्छा नहीं चलता। तो यही एक सवाल हमारा पांचवा अहम सवाल बन जाएगा कि अगर आईपीओ में आपको सवा शेयर मिले ही नहीं, तो क्या सीधा सीधा खुले बाजार से ये शेयर्स हम ले लें? तो ये एक अहम सवाल रहता है। इसी कड़ी में इन सवालों के जवाब देने के लिए और मैं और आप हम मिलकर सुनेंगे आज के दो मेहमानों को, जो आपको बहुत ही सरलता से बताएंगे और इनकी कोई, आपको मैं इनके बारे में नहीं भी बताऊं तब भी आप समझ जाएंगे, क्योंकि आईपीओ मार्केट्स के अंदर इन दोनों की बहुत धाक है, बहुत अच्छे से एडवाइस करते हैं। पहले मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रणव हल्दिया, जिनसे हम बातचीत करेंगे, और दूसरे कलकत्ता से मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजेश अग्रवाल। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, आप दोनों ने समय दिया, अच्छा लगा आप दोनों से बातचीत करके। प्रणव, पहले तो हम उसी सवाल जवाब के सिलसिले को ही शुरू करूंगा और मेरा बहुत ही एक बेसिक सा सवाल है, बिल्कुल बेसिक सा सवाल। शायद आप हो सकता है इसको देख के हंसे भी और आपको लगे कि ये कैसा सवाल है। एलआईसी की आईपीओ में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना? सबसे पहले धन्यवाद मेरे को प्रोग्राम में बुलाने के लिए। मैं सबसे पहले गवर्नमेंट को और सरकार को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि ये आईपीओ लॉन्च हो रहा है। हमने देखा है कि पिछले महीनों में काफ़ी चैलेंजिंग कंडीशंस रही हैं, काफ़ी ऑपोजिशन भी रहा है, बट उसको देखते हुए भी सरकार हैज़ पुश्ड थ्रू दिस आईपीओ, सो इट्स वेरी हार्टनिंग टू सी। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू द गवर्नमेंट। रहा आपका सवाल, देखिए किसी भी आईपीओ में, और आपने 4-5 और सवाल शुरू में बोले थे इस प्रोग्राम के कि कैसे असेस करना चाहिए किसी आईपीओ को। आईपीओ में दो चीजें हैं जो निवेशकों को देखने की जरूरत है। एक है कि किस तरह की कंपनी है, और दूसरा है क्या वैल्यूएशन पे आ रही है, क्या प्राइस पे ला रही है।
तो अगर हम LIC की बात करें तो पहला जो मुद्दा है कि कंपनी कैसी है, तो पहली बात तो सरकारी कंपनी है, तो आपको किसी प्राइवेट प्रमोटर के बारे में पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका और कौन से बिज़नेसेस हैं। सरकारी ओन कंपनी है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एस्पेक्ट्स आर आल्सो टेकन इनटू अकाउंट। बाकी रहा LIC का कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है नहीं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि LIC इंडिया का टॉप 5 ब्रांड्स में काउंट होगा। कोई भी अगर हम इंडियन इन्वेस्टर से बात करें, किसी भी इंडियन आदमी से बात करें, तो LIC पॉलिसी हमेशा किसी भी इंडियन की सबसे पहली फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट रही है। हम सब लोगों ने सबसे पहले म्यूचुअल फंड के से पहले, स्टॉक मार्केट से पहले, सबसे पहले हमने LIC पॉलिसी ली होगी। तो ये ब्रांड जो है ये पूरे इंग्रेन्ड है हमारे इकोसिस्टम में। तो कंपनी का जहां तक सिलसिला है कोई भी कंसर्न नहीं है। दूसरा जो एस्पेक्ट है इज अबाउट वैल्यूएशन, बिकॉज चाहे अच्छी भी कंपनी हो पर अगर एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे आए तो वो पुअर इन्वेस्टमेंट हो जाती है। पर यहाँ पे हमने जो देखा है पिछले 4-5 महीने में, ग्लोबल फैक्टर्स भी काफी रहे हैं, रशिया यूक्रेन की वॉर भी रही है, काफी वॉलेटिलिटी आपने देखी है सेकेंडरी मार्केट में भी। तो उसके चलते हुए आपने देखा है कि जहां हमने वैल्यूएशन 16 लाख करोड़ से शुरू किया था, वो लगभग 6.5-7 लाख करोड़ पे लॉन्च हो रहा है IPO। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा स्टेप भी लिया है गवर्नमेंट ने कि वैल्यूएशन को रीजनेबल रखा है। एम्बेडेड वैल्यू भी अगर हम कंपेयर करें किसी भी और प्राइवेट लिस्टेड इंश्योरेंस कंपनी से तो बहुत रीजनेबल है। तो वैल्यूएशन पे भी कोई कंसर्न नहीं है। और इसके अलावा जो सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम लिया है कि पॉलिसी होल्डर्स के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, एम्प्लॉइज के लिए डिस्काउंट उन्होंने रखा है। तो ये सारी चीजें को देखते हुए ये बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। तो प्रणव ने तो लगा दी मोहर LIC की IPO पे है हाँ और ना, दो ही तरह का बजर बजता है। तो प्रणव ने लगा दिया हाँ का बजर, यानी कि आपको LIC में पैसा लगाना है। और सारी जानकारी आपको ग्राफिक्स के ज़रिए हम भी दे रहे हैं, सारी जानकारी आपको ग्राफिक्स के ज़रिए सरकार भी दे रही है। और बाकायदा सरकार के 5 नुमाइंदे बैठे थे जब LIC के IPO के रेट तय किए गए थे। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि सरकार भी तैयार है, आप भी तैयार हैं, प्रणव भी तैयार है, और आप चाहें तो पैसा लगा सकते हैं। ये तो हो गया ओके। मेरे साथ दूसरे मेहमान हैं राजेश अग्रवाल, कलकत्ता से हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी, आप पहले तो बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ET9 स्वदेश को आप समय दे रहे हैं। अच्छा सर, मैं जब कड़ी में 5 अपने सवाल पूछ रहा था तो एक सवाल का जवाब तो मेरे को मिल गया कि LIC में पैसा लगाना है। अगर आप भी कुछ जोड़ना चाहें तो वो भी आप बता सकते हैं। नहीं तो जो मेरा दूसरा सवाल था ना सर, कि छोटी छोटी कंपनीज आती हैं आजकल, ऐसे ऐसे बिजनेस लेके आ रही हैं जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब आप रेनबो चाइल्ड वाला देखिए, हॉस्पिटल वाला जो IPO आ रहा है, वो हॉस्पिटल तो है लेकिन बच्चों का हॉस्पिटल है। तो ऐसे जो छोटे छोटे IPOs आते हैं, नीश सेगमेंट के IPOs आते हैं, इनमें पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए? गुड इवनिंग डिम्पी जी, गुड इवनिंग प्रणव, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। और जहां तक पहले तो LIC IPO की बात की जाए तो प्रणव ने तो बहुत अच्छा तरीके से समझा दिया है, उसमें जोड़ने लायक और कुछ बचता नहीं है। फिर भी मैं ये कहूंगा कि जो लंबी अवधि के निवेशक है या मध्यम अवधि के निवेशक है ना, उन्हें बिल्कुल लगाना चाहिए। ये ऑलरेडी एक्साइटमेंट है निवेशकों में, जो कि इस बात से देखा जा सकता है कि डीमैट अकाउंट्स बहुत ज्यादा खुल रहे हैं इन दिनों, सिर्फ इस चक्कर में कि LIC के IPO में लगाना है। दूसरे, पॉलिसी होल्डर्स को एक डिस्काउंट दिया गया है। तीसरे, रिटेल निवेशकों को डिस्काउंट दिया गया है। और एम्बेडेड वैल्यू, जो कि इंश्योरेंस कंपनीज को वैल्यू करने के लिए सबसे प्रमुख एक पैरामीटर है, उसे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 1.1 की एम्बेडेड वैल्यू पे है, जबकि दूसरी जो प्राइवेट लिस्टेड कंपनीज हैं 2 से 4.5 4.25 तक की एम्बेडेड वैल्यू पे ट्रेड कर रही हैं। तो कहने का मतलब है कि बहुत ही सस्ता IPO है, ब्रांड सबसे बड़ा है, मार्केट शेयर देखेंगे तो 67% के आसपास मार्केट शेयर है। और अगर इनके इन्वेस्टमेंट्स पे अगर नजर डाली जाए ना,
तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज का जो AUM है उसके बराबर इनका अकेले के इन्वेस्टमेंट है। और ये तो रही इन्वेस्टमेंट की बात जो कि टेंजेबल है, हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टी है, जो रियल एस्टेट इनके खुद के हैं, न केवल बड़े शहरों में बल्कि देश भर में, अगर उसकी वैल्यू जोड़ी जाए तो उसकी वैल्यू जोड़ना मेरे ख्याल से तो एक नामुमकिन सा या बहुत ही कठिन काम है। वैल्यू बहुत है इसमें, 3.5% का ही खाली इशू है। बिल्कुल पैसे लगाने चाहिए और थोड़ा सा मध्यम से लंबी अवधि में रखें तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि एक बहुत शानदार रिटर्न पे आप बैठे होंगे। जहां तक आपके दूसरे सवाल की बात है, नीश सेगमेंट के IPO के, आपने सही कहा, बहुत से ऐसे बिजनेसेस आए जो कि नीश सेगमेंट में काम कर रहे थे, उसके पहले उस सेगमेंट में कोई लिस्टेड प्लेयर थे ही नहीं और उसमें लोगों के अच्छे पैसे बने। रेनबो की जो आपने अभी एग्जांपल दिया है उसकी अगर बात की जाए तो वैल्यूएशन 30 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि दूसरे लिस्टेड हॉस्पिटल्स के वनिस्पत सस्ते में है। हालांकि इसे टोटली कंपेयर करना उचित नहीं होगा क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये ज्यादातर चाइल्ड केयर और मैटरनिटी वगैरह के बिजनेस में है और दूसरे लोग जो हैं वो बड़े एक वैरिड रेंज में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके की इन्होंने चेन बनाई है, जितने नंबर ऑफ बेड्स हैं और एवरेज रेवेन्यू पर बेड जो आ रहे हैं 45,000 के आसपास, वो शानदार ही कहे जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ भी एक छोटा मोटा एक्सपोजर बिल्कुल लिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सर ने बिल्कुल साफ कर दिया कि आप LIC के IPO में पैसा लगा सकते हैं। हमने जो कड़ी कार्यक्रम को शुरुआत की थी IPO, उसमें से सबसे बड़ा चंक तो LIC का था, इसलिए डिस्कशन थोड़ी ज़्यादा हुई। LIC दोनों मेहमान हमारे कह रहे हैं कि पैसा लगाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैल्यूएशन से लेकर सारी चीज़ें हम आपको ग्राफिक्स के ज़रिए दिखा रहे हैं। रेनबो को लेकर भी राजेश सर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आगे बढ़ा जा सकता है। अब मेरा जो तीसरा सवाल है, इसी कार्यक्रम में हम और आगे बढ़ते हैं और उसके कुछ एक एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूँ। प्रणव, हम ना कुछ शेयर्स आपके सामने लेके आएंगे। हरिओम पाइप आपको दिखेगा, वेदांत दिखेगा आपको, कुछ एक ऐसे जिनके शानदार रिटर्न हमको लिस्टिंग में भी मिले हैं। ये वो सारे ग्राफिक्स आप अपनी स्क्रीन पे देखेगा। 153 का प्राइस था, 224, तो 46% का गेन लिस्टिंग का है। स्पीड से ग्राफिक्स दिखाएंगे तो आपको हर चीज़ पता लगती जाएगी। वेदांत का 17% है। ऐसे कुछ एक शेयर्स जो लिस्टिंग गेन्स में अच्छा प्रॉफिट दे देते हैं, क्या उनमें बने रहना चाहिए या फिर उससे एक बार बाहर आ जाए जिनका लिस्टिंग गेन अच्छा आता है? और एक और मेरा सवाल है जो आप बहुत बेहतर तरीके से बता पाएंगे। मान लीजिए मेरे को IPO का चुनाव करना है, मेरे को आप सिर्फ 4 चीज़ें या 3 चीज़ें बता सकते हैं कि मैं इसको टिक कर दूं। जैसे बच्चे होते हैं ना, चेक लिस्ट बनाते हैं कि अच्छा ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, अब मेरा शेयर आएगा, ये मेरा IPO आएगा। जो आपका पहला सवाल है उसमें निवेशकों को क्लियर रहना चाहिए कि उनकी खुद की स्ट्रैटेजी क्या है। अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं, एक तरह का अगर हम गैम्बल कह सके, क्योंकि हमने देखा है कि लिस्टिंग गेन इज अ गैम्बल। हमने बुलिश मार्केट में भी देखा है कि ऐसा नहीं है कि आपके जो भी IPO आ रहा है वो सबके सब लिस्टिंग गेन दे रहे हैं। आप 2021 ही देख लीजिए या 2020 देख लीजिए, हमने काफी IPO देखे मार्केट में आते हुए, बट ऐसा नहीं हुआ कि हर एक IPO ने ही आपको स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन दिया है। तो अगर आपकी स्ट्रैटेजी है कि भाई आप शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा गैम्बलिंग करना चाहते हैं, तो आप आइए जरूर। बुल मार्केट में लिस्टिंग गेन मिलने की परसेंटेज प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, तो उस स्ट्रैटेजी से आप आ सकते हैं। अगर आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म बने रहना है कंपनी में, देन माय एडवाइस वुड ऑलवेज बी दैट जस्ट लाइक सेकेंडरी मार्केट, जैसे आपका सेकेंडरी मार्केट बाजार है जहाँ पे लिस्टेड कंपनीज हैं, वहां पे अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में एक्सपोजर लेते हैं तो आपको उन कंपनीज की डेवलपमेंट से जुड़े रहना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड रूट से आ सकते हैं। पर अगर आप सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि ये IPO कंपनियां भी जो है, मेरा ये मानना है कि जिस दिन ये कंपनियां लिस्ट हो जाती हैं उस दिन से दे बिकम लाइक एनी अदर सेकेंडरी मार्केट लिस्टेड कंपनी। इनको भी हर क्वार्टर अपने फाइनेंशियल डिस्क्लोज करने होते हैं, तरह तरह के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है सेबी की LODR गाइडलाइन से। So investors need to be keep themselves updated with developments on the company, and उसके बेसिस पे उस शेयर से बने रहना है या नहीं बने रहना है। क्योंकि दो चीजें हैं कि मेरे ख्याल से काफी एक अनफेयर एक्सपेक्टेशन एक तो बनी रहती है कि सारे ही IPO आपको पॉजिटिव रिटर्न दे, और वो भी परपेचुइटी में।
इतनी सारी आर्टिकल्स मैं देखता रहता हूँ कि भाई 2 साल बाद आप कंपेयर कर रहे हैं कि जो आईपीओ आए थे अब कितने पॉजिटिव चल रहे हैं, 5 साल में कितने चल रहे हैं। पर मेरे ख्याल से ये फेयर बात नहीं है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सारे ही जितने भी आईपीओ आए वो जिंदगी भर तक ही आपको पॉजिटिव रिटर्न देते रहे। ऐसा तो जो आपकी ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज है सेकेंडरी मार्केट में वो भी नहीं देती। तो रिस्क जरूर है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आप जब किसी और इसी से मैं आपके दूसरे सवाल पे भी आता हूँ कि जब आप किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं तो आपको जैसे मैंने एलआईसी के लिए भी पहले कहा कि सबसे पहले तो आपको कंपनी को स्टडी करना चाहिए, क्या बिजनेस मॉडल है, कौन प्रमोटर्स हैं, किस तरह की कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हैं, कोई उसमें एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं कि नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि काफी कंपनियों में आजकल प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स जुड़ जाते हैं कंपनियों से पहले ही। तो एक वो कॉन्फिडेंस मिलता है उससे भी कि ये कंपनी पे एक लेवल की ड्यू डिलिजेंस हो चुकी है। तो सबसे पहले तो वो देखना होता है और सेकेंडली आपको ऑब्वियसली फिर वैल्यूएशंस देखने हैं कि उस कंपनी का कोई पीयर ग्रुप है कि नहीं, उस पीयर ग्रुप की किस वैल्यूएशन पे वो ट्रेड हो रहा है। ये काफी जो हमने पिछले साल में नई एज की कंपनीज देखी जो आई उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये वन ऑफ अ काइंड कंपनीज थी, इनका कोई लिस्टेड पीयर ग्रुप नहीं है। तो इन आईपीओ में मेरा ये सुझाव रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए कि आप देखिए कि एंकर इन्वेस्टर्स और क्यूआईबीज जो आ रहे हैं वो किस तरह से उनका पार्टिसिपेशन है और वो क्यों ले सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने के लिए इन तरह के आईपीओ। ठीक है, तो आपने कुल मिला के सारी बात ये रखी कि जोखिम तो आईपीओ में भी रहता है, सदा के लिए कुछ नहीं है। अगर आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है तो मुनाफा जेब में डालना भी समझदारी है, नहीं तो सिर्फ वो M2M कहला जाएगा। एक और बात आप कह रहे हैं कि जब कंपनी का चुनाव हो, यानी कि शेयर का चुनाव हो, आईपीओ का चुनाव हो, तो आप पहले कंपनी देखिए, कंपटीशन देखिए, उसका बिजनेस देखिए, ग्रोथ देखिए। ये कुछ एक बेसिक पैरामीटर्स अगर आप इसको भी साध लें तो काम बन सकता है। राजेश जी, एक प्रॉब्लम ना आपके पास सब लोग आते होंगे, पूछते भी होंगे, सुनते भी होंगे, मेरे जैसे लोग तो और ज़्यादा आपको आके परेशान करते होंगे आपके ऑफिस में आके कि अच्छे आईपीओ का आईपीओ नहीं मिलता, यानी कि शेयर नहीं मिलते, और जिसका शेयर मिल जाता है उसकी लिस्टिंग अच्छी नहीं होती। ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम है, भयंकर प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन आप क्या देते हो अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को? और दूसरा, अगर कोई जवाब नहीं है इसका तो क्या जवाब हो सकता है सर? देखिए डिम्पी जी, ऐसा है कि ये पूरी डिमांड सप्लाई का गेम है। पहले मैं थोड़ा सा जो प्रणव ने अभी डिस्कस किया ना कि किस तरीके से चुनाव करना चाहिए, उस पे मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा कि पिछले साल तक जो हमने देखा ना कि आईपीओ मार्केट एक यूफोरिया के दौर से गुजर रहा था, जहां 200-300 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन के भी नंबर्स हमने देखे। मुख्य कारण उसका एक ही था कि लोग क्वालिटी पे ध्यान दे ही नहीं रहे थे, वैल्यूएशंस पे ध्यान दे नहीं रहे थे, कंपनी क्या कर रही है किसी को पता नहीं था। सिर्फ जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम पूछते थे कि भैया आज जीएमपी क्या चल रहा है, और उस पे पैसे लगा रहे थे। सबसे बड़ी दिक्कत हम सभी पता है कि पेटीएम के इशू के साथ है, क्योंकि साइज में भी बड़ा था, वैल्यूएशन अपनी जगह में ऊंचे थे, नंबर्स बॉटम लाइन अभी भी नेगेटिव में है, और हमने देखा करीब 70% के आसपास वो अपनी लिस्ट इशू प्राइस से खो चुका है। लिस्टिंग की तो बात ही छोड़िए, इशू प्राइस से 70% खो चुका है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सबसे पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखना बंद करें। अगर आप मध्यम से लंबी अवधि के निवेशक हैं तो फंडामेंटल्स पे नजर डालें और बिल्कुल रहें। और अगर आपने सिर्फ फ्लिपिंग के लिए लिया है, लिस्टिंग के लिए, तो फिर वो भले आप छोटे मुनाफे में हो या बड़े मुनाफे में हो, जैसे कि अपने ट्रेडिंग के नजरिए से कोई स्टॉक लेते हैं तो फिर ट्रेड के हिसाब से अपने को काट देना पड़ता है स्टॉप लॉस के साथ से। सेम वे अगर आपने फ्लिपिंग के लिए लिया है तो लिस्टिंग के दिन निकल जाए। दूसरा सवाल आपका ये है कि आता नहीं, ये सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई का गेम है डिम्पी जी। अगर ये सबको आ जाए तो मान के चलिएगा कि लिस्टिंग बहुत म्यूटेड होने वाली है। आप पेटीएम का ही एग्जांपल ले लो, सबके आ गया था, लिस्टिंग नीचे हुई। जहां अलॉटमेंट बहुत कम आते हैं वहीं लिस्टिंग गेन आता है।
दूसरी बात ये है कि अगर कंपनी अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छा है और आप इसमें आईपीओ में पैसा लगाने को तैयार थे, तो जो अगर नहीं आया है तो व्हाई नॉट बाय फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट। जब लिस्टिंग हुई है उस समय अगर आपको वैल्यूएशंस ठीक लग रहे हैं और आपको ये लगता है कि और ग्रोथ होगी तो आप सेकेंडरी मार्केट से ले लें। ये बेहतर आपने सवाल दिया कि कॉन्फिडेंस ना खोएं, नहीं मिला चेक कीजिए, वापस से चेक कीजिए, लिस्टिंग गेन को कैलकुलेट करके चेक कीजिए। अगर आपको फिर भी लगता है कि हाँ लिस्टिंग गेन के बाद भी कंपनी में इतना दम है और मैं तो एक इन्वेस्टर हूँ, तो फिर आपको सेकेंडरी मार्केट से एतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर नहीं मिला तो नहीं मिला, लेकिन सेकेंडरी मार्केट से भी लिया जा सकता है। मैंने तो ये देखा ही है कि जो आईपीओ अच्छा होता है या जो आईपीओ बहुत ख़राब होता है उसमें फर्स्ट डे पक्की ब्लॉक डील ज़रूर लगती हैं, और बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स लगती हैं जिसको हम हाथ बदला टिपिकली कहते हैं, वो ज़रूर लगती हैं। अब मैं एक ग्राफिक्स आपके सामने, प्रणव आपके सामने भी रख रहा हूँ, राजेश जी आपके सामने भी रखूँगा। ये कुछ वो आईपीओज़ हैं जो आने वाले हैं, जिसमें एक भारी भरकम ओयो का भी आईपीओ आएगा जो कि 8,000 करोड़ से ज़्यादा का है आईपीओ। स्नैपडील आ रहा है जो कि 1,250 करोड़ का है। गो एयरलाइंस का भी आईपीओ आ रहा है जो कि करीब करीब 3,600 करोड़ रुपए का है। कुछ एक और कंपनी, जिसमें एक हाउसिंग वाली कंपनी भी, आधार, वो भी आ रही है। और साथ ही वन मोबीविक के नाम की कंपनी है जो कि वर्चुअल ट्रांजेक्शन्स में है हमारे साथ, वो 1,900 करोड़ रुपए वो भी जुटा रही है। प्रणव, किसके लिए हाँ है किसके लिए ना है? अभी सिर्फ भाव है, भावनाएं अभी नहीं आई हैं। देखिए, मैं स्पेसिफिक आईपीओ पे कमेंट्री नहीं देता कि किस पे इन्वेस्ट करना है किस पे नहीं करना, पर इतना मैं जरूर कहूंगा अभी ये पाइपलाइन में है। यही कंपनीज नहीं, कुल मिला के 100 से भी अधिकतर कंपनीज हैं जिन्होंने सेबी के पास फाइल कर रखा है ऑफर डॉक्यूमेंट अप्रूवल के लिए, या फिर जिनको सेबी का अप्रूवल मिल चुका है। मैं आपको पर बताता हूँ, इसमें ये हमने पता है, नहीं प्रणव, इस पे पता है हमने क्या किया, इसमें हमने ऐसी ऐसी कंपनी छाटी है जिसको लोग अपने नाम से पहचान जाते हैं। देखो, ओयो को सब लोग जानते हैं, स्नैपडील को अमूमन सबके बारे में पता ही है। तो मेरा थोड़ा ऑब्जेक्टिव इसमें ये था कि आपसे ना मैं थोड़ा ये निकलवा पाऊँ कि अच्छा इस तरह की कंपनीज को भी पैसा लगाया सकता है। सर आखिरकार पत्रकार है ना सर, कुछ तो निकलवाएंगे ही आपसे। तो सबसे पहला तो मैं चैलेंज आपको ये बताऊंगा कि अभी ये देखना पड़ेगा कि सेकेंडरी मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है। अभी हम LIC का आईपीओ देख रहे हैं और जैसे मैंने पहले बोला था कि काफी चैलेंजिंग कंडीशंस है, पर फॉर अ होल वैरायटी ऑफ रीजंस द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड नाउ टू लॉन्च द आईपीओ। बट जैसे हम जनवरी से देख रहे हैं कि आईपीओ एक्टिविटी हैज बीन फेयरली म्यूटेड। अभी थोड़ी बहुत डील्स होने लगी हैं, बट जिस तरह से सेकेंडरी मार्केट मूव करता है ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स, उसके बेसिस पे ही हम देख पाएंगे कि इनमें से कौन कौन से आईपीओ लॉन्च होते हैं। यही जो आपने जो लिस्ट निकाली है, जो मेरे को दिखा, आपने काफी न्यू एज कंपनीज की लिस्ट आपने पुट अप करी है, चाहे ओयो हो गया या स्नैपडील हो गया। इसमें मेरा यही सुझाव रहेगा, आपने पिछले साल भी देखा जोमेटो का आईपीओ आया, नाइका का आईपीओ आया, पेटीएम का आईपीओ आया, कहीं पे आपको लिस्टिंग गेन मिला, कहीं नहीं मिला, कोई अभी इशू प्राइस से ऊपर चल रहा है, कोई नहीं चल रहा। तो इसमें मेरा बस ये सजेशन रहेगा कि ये कंपनीज रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इनका अभी प्रॉफिट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। कई कंपनियों में प्रॉफिट कहाँ कैसे आएगा और कब तक आएगा उसकी राह भी अभी क्लियर नहीं है, तो वो काफी अनसर्टेनिटी रहती है उसमें। तो अगर आप इन आईपीओ में मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसको अपने हाईएस्ट रिस्क बकेट में डालिए एंड उसी हिसाब से इनमें एलोकेशन कीजिए। ठीक है प्रणव, आपने बहुत अच्छे से बताया, बिल्कुल सधे हुए अंदाज में बताया कि हाँ पहले भी कंपनी अपनी चेक कर लेना। ये हमने सैंपल ज़रूर रखा था। अच्छा राजेश जी, आपके सामने वो सैंपल रख दें, आप वैसे ही चुनाव करके भी बता सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ बता दें कि हाँ इस तरह की कंपनियाँ ठीक रहेंगी। मैं समझ सकता हूँ कि एक बार कंप्लायंस का मामला होता है, आप वैसे भी बता सकते हैं इस तरह की कंपनियाँ ठीक रहेंगी। लिस्ट आपके सामने एक बार वापस से घुमा देता हूँ, लिस्ट दिखाइए अनुमानित आईपीओ की, आएगी सर आपके सामने, ज़रा देखिएगा, चेक कीजिएगा। उसमें ओयो है, उसमें स्नैपडील है, उसके अंदर कुछ एक हाउसिंग से जुड़ी हुई कंपनीज हैं, आपके सामने आ रही सर वो लिस्ट। देखिए डिम्पी जी, ऐसा है कि लिस्ट मैंने सुनी आपकी जब आप प्रणव से बात कर रहे थे और अभी मेरे सामने स्क्रीन पे भी दिख रही है। शेयर बाजार में एक कहावत है, भाव भगवान है। तो अभी तो ये लिस्ट आई है, अभी किस
प्राइस में ये इशू आएगा वो अभी नहीं पता है। कंपनियां अच्छी होने के बावजूद अगर बहुत ओवर प्राइस्ड आई तो वहां पे फिर वो रिकमेंडेशंस चेंज हो जाती हैं, तो इस वक्त बोलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर आप देखें तो कभी कभी 55 कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास सेबी का अप्रूवल आ चुका है, बावजूद उसके वो आईपीओज लॉन्च नहीं कर रही हैं क्योंकि बाजार के हालात ठीक नहीं है। पीटीएम के डिबैकल के बाद जो खुदरा निवेशक हैं वो एक तरीके से भय के माहौल में जी रहे हैं कि पता नहीं आईपीओ में लगाना चाहिए या ना लगाना चाहिए। मैं यही दुआ करता हूं कि कम से कम एलआईसी के आईपीओ के बाद रिटेल के वो जो भरोसा है वो लौट कर आए तो आईपीओ का बाजार वापस से चलने लगे। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि जो कंपनियां आप दिखा रही हैं, फिर वो चाहे डिलीवरी के हो, फार्मेसी के हो, 5 स्टार बिजनेस के हो या फिर गोयर के हो, सारी अच्छी कंपनियां हैं, सारे के अच्छे ब्रांड्स हैं। स्नैपडील का अच्छा ब्रांड है, ओयो का अच्छा ब्रांड है, बट आपने एप्लीकेशन करना है या नहीं करना है ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा इशू प्राइस पे, क्योंकि इशू प्राइस जो आएगा वही वैल्यूएशन तय करेगा और उसके बाद ही इस पे कॉल लेना चाहिए। कंपनियां सारी अच्छी है जो भी नाम आपने गिनाए हैं। तो यानी कि प्राइमरी मार्केट हो या फिर सेकेंडरी मार्केट हो, एक लाइन एक नियम तो सबके लिए लागू है कि भाव भगवान छे। इसलिए राजेश जी ने एक ही लाइन में सारी चीज़ हमको बता दी। प्रणव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, आपने आज समय निकाला हमारे कहने पर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करते हैं कि ये जो स्वदेश आवर है ये आपको पूरा फ़ायदा आपको मिलता रहेगा। इसी कड़ी के अंदर आज हमने आईपीओ का कार्यक्रम किया, आगे चल के आपको कुछ और कार्यक्रम भी देखने को मिलेंगे ताकि आपका फ़ायदा बना रहे। नमस्कार।